हेलो गाइस। हमने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात कर ली थी। उसमें देखा था कैसे महात्मा गांधी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पहुंच नहीं पाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि वो जेल में बंद होते हैं। और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का हमने जो है डेट का भी जिक्र किया था। 12 नवंबर से 19 जनवरी 1931 तक चलता है। तो इसमें बेसिकली यही राजनीतिक बातें होती है। इसमें लोग अलग अलग दल के लोग इसमें शामिल होते हैं। जैसे अगर बात किया जाए तो उज्जवल सिंह जो सिख के तरफ से शामिल होते हैं, और बेगम शहनवाज जो है मुस्लिम की तरफ से। तो ऐसे जो अलग अलग जो सदस्य हैं वो शामिल होते हैं और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अपने हित की बात करते हैं। अब हम देखेंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, फिर भी एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे कांग्रेस नहीं पहुँचती है। तो आज हम कांग्रेस के कुछ अधिवेशन की बात करेंगे। जैसा हमने पहले बात किया था कि 27 जनवरी को कांग्रेस क्या करती है, अधिवेशन की एक मांग रखती है। और वो अधिवेशन जाके कब होता है, तो अगर बात किया जाए तो 29 मार्च 1931 में होता है। और गांधी जी की रिहाई वही कब होती है, तो 25 मार्च को रिहाई होती है। और उसके बाद देखा जाए तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी 23 मार्च को 1931 को होती है। तो एक तरीके से ये जो अधिवेशन है इसे ब्लैक यानी ब्लैक के नाम से भी जाना जाता है। काले झंडे दिखाए जाते हैं इस अधिवेशन में। और काले झंडे इसलिए दिखाए जाते हैं क्योंकि गांधी जी ने भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की फांसी नहीं रुकवाई थी। इसलिए लोग समर्थक बहुत नाराज होते हैं। जो वायलेंस वाले समर्थक होते हैं, जो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को पसंद करने वाले होते हैं, तो वही लोग क्या करते हैं, काले झंडे जगह जगह महात्मा गांधी जी जैसे ही निकलते हैं तो जगह जगह प्रदर्शन होता है। तो इसको हम लिख लिख के समझेंगे कि ये प्रदर्शन हो रहा है। तो कैसे इसको एक तरीके से देखा जाए तो इसमें क्या क्या मांगे रखी जाती है कराची अधिवेशन में, या तो बोल सकते हैं कराची रेजुलेशन में। तो यहाँ हम कराची अधिवेशन बोलें या कराची रेजुलेशन बोलें, एक ही बात है। तो ये कब होता है कराची रेजुलेशन, तो कराची रेजुलेशन की बात करें या कराची अधिवेशन की बात करें तो ये कब होगा, ये 29 मार्च 1931 को होता है। कब होता है, तो ये कराची अधिवेशन 29 मार्च 1931 को होता है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये कब महात्मा गांधी जी रिहाई होती है, तो इनको 25 मार्च को इनकी रिहाई होती है 1931 में। तो उसके बाद अगर देखा जाए तब उसके बाद क्या होती है, जस्ट देखें तो अगर 4 डेज आफ्टर, यहाँ पे 4 डेज आफ्टर क्या हो रहा है, 4 डेज आफ्टर यहाँ पे कांग्रेस क्या करती है, यानी कांग्रेस बोले तो आईएनसी क्या करती है, एक अधिवेशन जारी करती है जिसका नाम रहता है क्या, कराची अधिवेशन। और एक कांग्रेस जारी करती है कराची अधिवेशन 1931 में। तो यहाँ पे जैसे ही महात्मा गांधी आप देख रहे हैं कि रिहा हो रहे हैं 25 मार्च को, और 25 मार्च को रिहा हो रहे हैं, तो जो लोग हैं यहाँ पे भारत के जो लोग हैं, यानी वायलेंस वाले जो लोग हैं, जो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को पसंद करने वाले लोग हैं, ये क्या करते हैं, ये काले झंडे दिखाते हैं, यानी ब्लैक फ्लैग क्या करते हैं, लोकेट करते हैं, यानी प्रदर्शन करते हैं। किसके अगेंस्ट में, तो आईएनसी के अगेंस्ट में। क्यों, ये इनका ये मानना था, आईएनसी के अगेंस्ट में क्यों ये जारी करते हैं, इनका ये मानना था कि आईएनसी अगर आईएनसी चाहती, मतलब कि महात्मा गांधी अगर चाह देते तो भगत सिंह और सुखदेव राजगुरु की फांसी रुक जाती। लेकिन महात्मा गांधी आप जानते हैं कि एक तरीके से इन्होंने कभी वायलेंस को साथ नहीं दिया, और ये शुरू से लास्ट तक क्या हुए, नॉन वायलेंस में अपने आप को देखा और वायलेंस के अगेंस्ट में रहे। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे देखा जाए तो कड़ा प्रयास नहीं करते हैं। और अगर ये अनशन पे बैठ जाते, ऐसा भी लोगों का मानना था कि अगर ये सपोज प्रोटेस्ट करते या अनशन पे बैठ जाते तो इनकी जो ये फांसी है, यानी ये फांसी रुक जाती, और ये क्या हो जाता, बेल, ये किस में हो जाता, तो इनकी बेल हो जाती, और बेल सजा में भी कन्वर्ट हो सकती थी। ऐसा इन लोगों का मानना था। यानी किसका मानना था, तो ये भारत की जनता को मानना था, और जो रिवोल्यूशनरी थे उनका मानना था। तो इसलिए इनको जब जैसे ही आते हैं महात्मा गांधी, उनको क्या किया जाता है, ब्लैक जो है फ्लैग को क्या किया जाता है, ब्लैक फ्लैग को लोकेट किया जाता है
आईएनसी के अगेंस्ट में। तो ये सारी चीज़ें होती है और महात्मा गांधी आते हैं और ये कराची अधिवेशन, जैसा कि मैंने बोला, ये क्या है, कराची अधिवेशन 29 मार्च 1931 में आयोजित किया जाता है। और ये आयोजित कहाँ किया जा रहा है, तो नाम से ही पता चल रहा है क्या, कराची, यानी ये कहाँ आयोजित किया जा रहा है, कराची में। और ये कराची में आयोजित किया जाता है और इसमें मेन बातों का प्रस्ताव रखा जाता है। मेन बातें क्या होती है कराची में, तो उस मेन बातें ये होती है जैसे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। फंडामेंटल राइट्स क्या है, इसमें भी जो है अभी हम लोग इसमें जिक्र करेंगे फंडामेंटल राइट्स। फिर उसके बाद इसमें इकोनॉमिक्स रिफॉर्म या इकोनॉमिक्स रिफॉर्म की बात की जाती है या इकोनॉमिक्स राइट्स की बात की जाती है, ठीक है। इसमें तो इसमें ये बातें की जाती है कराची अधिवेशन में। तो कराची अधिवेशन में ये सारी क्या, फंडामेंटल राइट्स की बात की जाती है, यानी मौलिक अधिकार की बात की जाती है, और आर्थिक अधिकार की बात की जाती है। और ये आर्थिक अधिकार जैसे अगर बात करते हैं तो इसको एक एक करके हम लोग समझते हैं। राइट, अब यहाँ पे फ्रेंड देखेंगे जैसे कि मौलिक अधिकार को बोला जाता है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स की बात करें, अधिकार की बात करें, तो इसमें कौन से राइट्स रखे जाते हैं इसमें, तो कराची अधिवेशन में अगर देखा जाए तो मुख्य बातें क्या है, तो दो चीज़ों पे ये निर्भर रहता है। कराची अधिवेशन दो चीज़ों पे निर्भर रहता है, एक फंडामेंटल राइट्स और एक इकोनॉमिक्स राइट्स। अब इसमें कराची अधिवेशन में एक फंडामेंटल राइट्स और एक इकोनॉमिक्स राइट पे ये निर्भर होता है। तो फंडामेंटल राइट्स की बात करें, इसे बोला जाता है हिंदी में मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में देखा जाए तो क्या है भाई मौलिक अधिकार हम लोग का, तो हम लोग का मौलिक अधिकार है राइट टू स्पीच। पहला क्या है, राइट टू स्पीच, यानी बोल सकते हो इसको शॉर्ट में R2S। यानी राइट टू स्पीच में क्या है कि हमें क्या करना है, हमें अपना जो स्पीच है बोलना है, हमें किसी के दबाव में नहीं रहना है। तो एक तरीके से इसे हिंदी में बोला जाता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसे भी शॉर्ट में लिख देते हैं, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी राइट टू स्पीच क्या है। तो मौलिक अधिकार का पहला ये है कि हम किसी के दबाव में नहीं रहेंगे, अपनी जो बातें हैं उसको क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। और उसके बाद क्या है, अब उसके बाद देखा जाए तो राइट टू ग्रुपिंग, यानी राइट टू ग्रुपिंग का मतलब ये हुआ कि हमें अधिकार है कि हम क्या कर सकते हैं, समूह बना सकते हैं। यानी हमें यह अधिकार है कि हम समूह या संगठन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, हम संगठन बना सकते हैं, यानी संगठन बनाने की आज़ादी, एक ये भी अधिकार है, संगठन बनाने की आज़ादी। और उसके बाद और क्या है अधिकार, तो अधिकार इसमें और बात किया जाए तो अधिकार क्या है, तो राइट टू गो एनीवेयर, कहीं भी आने जाने की आज़ादी है भाई, कहीं भी आने जाने की आज़ादी, एक ये हो गया। उसके बाद क्या हुआ, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्री एजुकेशन, यानी शिक्षा का अधिकार, यानी निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। हिंदी में इसे बोलते हैं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। ये किसके अंतर्गत आएगा, तो ये फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आएगा। और यहाँ पे इतना ही नहीं, और भी है क्या, तो आप क्या कर सकते हैं, कोई भी धर्म है, सपोज कोई भी धर्म है, तो वो धर्म जो होगा, अगर रिलीजन राइट की बात करें, तो जो रिलीजन है वो स्टेट से ऊपर नहीं है। यानी जो स्टेट है, स्टेट का मतलब कहने का मतलब है, यहाँ पे स्टेट कहने का मतलब एक तरीके से बड़ी शक्ति जो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चलती है, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है कि जो स्टेट है वो किसी रिलीजन का समर्थक नहीं करेगी या समर्थन नहीं करेगी, यानी फेवर में नहीं आएगी, किसी भी रिलीजन के फेवर में नहीं आएगी। क्या, तो ये स्टेट का मतलब आप गवर्नमेंट भी समझ सकते हो। गवर्नमेंट क्या है, जो है कि स्टेट जो है उसके फेवर में नहीं आएगी, यानी रिलीजन के किसी भी फेवर में नहीं आएगी। किसी का रिलीजन फेवर में आने का मतलब ये है कि किसी एक रिलीजन को पर्टिकुलर बढ़ावा देना और बाकी जो रिलीजन है उसको क्या करना, ड्रॉप आउट करना। ये बिल्कुल नहीं चाहेगा, पर्टिकुलर को बढ़ावा देने की बात नहीं चाहेगा और किसी एक को
क्या करना है, ड्रॉप आउट करने का मतलब। तो रिलीजन राइट्स की भी बात हो गई यहाँ पे कि रिलीजन राइट क्या है, स्टेट जो है, स्टेट क्या करेगा, स्टेट पर्टिकुलर एक रिलीजन को अपना समर्थक नहीं देगा। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं क्या क्या है। फंडामेंटल राइट, जैसे मैंने बताया कराची अधिवेशन में दो चीज़ों की बात होती है, मुख्यतः दो चीज़ों की बात होती है कराची अधिवेशन। एक तरीके से अगर बात किया जाए तो इससे पहले भी जो हुए थे तो उसमें राजनीतिक व्यवस्था की बात की गई थी। तो यहाँ पे राजनीतिक व्यवस्था के साथ साथ में क्या हो रहा है, राजनीतिक व्यवस्था के साथ साथ में यहाँ पे आर्थिक व्यवस्था की भी बात की जा रही है, आर्थिक व्यवस्था की बात की जा रही है। और उसमें क्या है, तो राजनीतिक व्यवस्था में जैसे बात किया जाए फंडामेंटल राइट्स, यानी हमारा मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार में हमने देखा राइट टू स्पीच, राइट टू स्पीच एक ये है, आर्टिकल नंबर 19 में है, 19A में है राइट टू स्पीच और राइट टू प्रेस। यहाँ पे प्रेस का भी नाम आता है आर्टिकल नंबर कितना, 19A में, कि आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यानी अपने जो विचार हैं आप उसको अपने मन में ना रखिए और किसी के सामने आप अपना एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसमें सरकार भी कुछ भी आपको रोक टोक नहीं करेगी, आपको आर्टिकल नंबर 19A देता है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, ठीक है। और दूसरी बात हमने बोली फंडामेंटल राइट्स में राइट टू ग्रुप, यानी ग्रुप का मतलब ये हुआ कि आप क्या है, आपका अधिकार है कि आप एक संगठन बना सकते हो, और संगठन आप एक तरीके से आज़ादी का प्रतीक है कि आप संगठन बना सकते हो और उसके बाद क्या कर सकते हो, प्रोटेस्ट वगैरह कर सकते हो एक पीसफुली। तो ये इसके अंतर्गत आ जाता है। राइट टू गो एनीवेयर, अब भाई कहीं भी जा सकते हो, एजुकेशन के पर्पज से जा सकते हो, एजुकेशन के पर्पज से जा सकते हो। तो ये भी कौन अधिकार दे रहा है, तो हमारा फंडामेंटल राइट्स दे रहा है, हमारा मौलिक अधिकार है भाई। उसके बाद बात किया जाए राइट टू फ्री एजुकेशन, यानी हमें निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, ये देखिए दिया है निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। तो ये भी हमारा क्या है, अधिकार है, मौलिक अधिकार है। रिलीजन, यानी हम किसी भी जो रिलीजन है वो स्टेट से बड़ा नहीं होगा और स्टेट क्या करेगा, उसका समर्थन नहीं करेगा किसी भी रिलीजन का पर्टिकुलर कि उसको बढ़ावा दिया जाए। ये सब रिलीजन को एक बराबर मानेगा, सारे रिलीजन इसके लिए क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे ये बात की जा रही है। और इसमें और भी बातें हैं फंडामेंटल राइट्स में, बताता हूँ फ्रेंड। ये कितने हो गए, टोटल 8 हैं, ये 5 हो चुके हैं। अब इसमें क्या है, तो हमने देख लिया पहले का, हमने देख लिया 5 शुरू के कौन से थे। एक बार फंडामेंटल राइट्स की बात करें, फंडामेंटल राइट्स में क्या है, तो अगर बोला जाए स्पीच है हमारा, फिर उसके बाद फ्रीडम है, फिर उस फ्रीडम कैसा, तो ग्रुप के लिए फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच, राइट टू एजुकेशन हमने देख लिया, राइट टू हमने देख लिया क्या, राइट टू जो स्टेट है, स्टेट को देख लिया कि सरकार क्या करेगी, राइट नहीं देगी, जो रिलीजन है उसके फेवर में नहीं आएगी। 4 ये हो गए। उसके बाद हमने देखा क्या, राइट टू गो एनीवेयर, राइट टू गो एनीवेयर, कहीं भी जाने की आज़ादी, ये हमने देख लिया। राइट टू गो एनीवेयर का मतलब कहीं जाने की। उसके बाद देखें बात करें तो इसमें क्या आएगा, राइट टू, इसमें कास्ट, जेंडर और उसके बाद सेक्स। अगर ये बात किया जाए तो इनके बेस पे क्या है कि आदमी को क्या है, कास्ट, जेंडर और इनकी क्या होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, यानी इक्वलिटी होना चाहिए, किसी को भेदभाव नहीं करना है, लड़का लड़की एक बराबर है। तो इसमें कास्ट और लड़का लड़की एक बराबर, और कास्ट, कास्ट में क्या होता है, अपर कास्ट, लोअर कास्ट और ये सारी कास्टें आती है। तो उनको भी यहाँ पे इक्वलिटी की बात की गई है कि उन्हें भी इक्वल बनाना है और वुमेन को भी इक्वल बनाना है। इसके अंतर्गत क्या है, तो कास्ट, जेंडर, सेक्स बेस पे इक्वलिटी, यानी कास्ट में सभी को जो कास्ट है एक तरीके से उनको इक्वलिटी, यानी उनको जो भी है इसमें क्या करना है, इक्वल बनाना है। चाहे उनके स्टेटस की बात हो, अगर उन्हें रिजर्वेशन देने की बात हो या महिलाओं को पर्टिकुलर रिजर्वेशन की बात हो, तो इसके अंतर्गत आता है। ये एक अधिकार है, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता है, यानी मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है ये सारी चीज़ें। तो उसके बाद ये भी बोला गया, ये बात किया गया कि हाँ ये सारी चीज़ें, और उसके बाद ये भी बोला गया कि जो फीमेल हैं, चाइल्ड हैं, ठीक है, और इनकी क्या की गई, इनको एक तरीके से देखा जाए तो एक अधिकार है कि ये एक अधिकार है कि इनकी क्या किया जाए, तो ये इनको एक समान वेतन मिले, ठीक है, समान वेतन मिले। कहीं भी कंपनी में जा रही है काम करने, इनको देख के दुर्व्यवहार ना किया जाए, दुर्व्यवहार ना किया जाए,
दुर्व्यवहार ना किया जाए। और भी राइट्स हैं, और कितने हैं, ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 7 हो गए, ठीक है। और क्या राइट्स हैं, तो अगर इसमें देखा जाए और क्या राइट्स हैं, तो ये तो दुर्व्यवहार हो गया, महिलाओं के साथ समानता का व्यवहार करना। और एक माइनॉरिटी वाला है। माइनॉरिटी क्या है कि माइनॉरिटी में जितने भी मान के चली रिलीजन संस्था है, माइनॉरिटी का मतलब ये हुआ अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक। तो अल्पसंख्यक की बात करें तो जितने भी रिलीजन संस्था है, रिलीजन क्या है, रिलीजन कॉर्पोरेशन है या संस्था है या ऑर्गेनाइजेशन है, रिलीजन ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसको सरकार क्या करेगी, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन में किसी को जाने से बिल्कुल मना नहीं करेगी। भाई जिसको मन है तो क्या कर सकता है, मदरसा में भी पढ़ सकता है, मदरसा में पढ़ सकता है, अपना रिलीजन एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। और ये ऐसा भी नहीं करेगी सरकार की उसको क्या करे, डोनेशन दे दे और एक रिलीजन्स को बढ़ा दे। तो ये माइनॉरिटी के अंतर्गत आता है। राइट टू क्या है, राइट टू माइनॉरिटी में क्या आएगा कि आप माइनॉरिटी हैं तो अपना क्या कर सकते हैं, आप अपना स्कूल मदरसा ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें पढ़ सकते हैं, और सरकार डोनेशन नहीं देगी इसको बढ़ावा देने के लिए ज़्यादा, और ये इसमें आज़ादी की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स हो गया। और इसमें और भी बातें हैं क्या क्या, अगर बात किया जाए फंडामेंटल राइट्स हमने देख लिए, टोटल यही है, क्वेश्चन में भी पूछता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, तो टोटल 8 है जिसका हमने जिक्र कर लिया। और उसके बाद देखा जाए तो आर्थिक, यहाँ पे आर्थिक हमने पढ़ा था, आर्थिक राइट्स की बात करें कि क्या इसमें कराची अधिवेशन में, अब यहाँ पे ये नई बात जुड़ के आती है, इससे पहले लोग बिल्कुल नहीं ध्यान देते थे। यानी आर्थिक अधिकार की बात करें या आर्थिक संबंध की बात करें, जो इसमें फंडामेंटल राइट्स में बात की गई थी, आर्थिक अधिकार या आर्थिक अधिकार एवं संबंध की बात किया जा रहा है। तो ये संबंध इससे पहले बिल्कुल नहीं कहीं बात किया गया था, इसमें क्या बोलते हैं कहीं भी कोई भी अधिवेशन या मूवमेंट में, लेकिन इस बार क्या किया गया, कराची अधिवेशन में आर्थिक अधिकार एवं संबंध की भी बात की गई कि क्या क्या अधिकार है। तो अगर बात किया जाए आर्थिक अधिकार की बात किया जाए तो इसको आप ये LAC इसको लिख सकते हैं। तो पहले क्या किया गया, बोला गया कि भाई लगान जो है ना, लगान क्या है, लगान जो है मजदूरों का जो लगान है उसको क्या किया जाए, एक निश्चित दर पे लिया जाए, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लगान ना लिया जाए, ठीक है, एक निश्चित दर पे लिया जाए। और उसके बाद क्या है, ए से अगर बात किया जाए, लगान हो गया, ये एक अभियोजित, इसे बोला जाता है हिंदी में अभियोजित जोत। आप कहोगे सर ये क्या हिंदी में है, तो हिंदी में देखो इसका मतलब ये होता है, अभियोजित जोत का मतलब होता है कि जो हमारी ज़मीन है उसको एक निर्धारण किया जाए। ऐसा नहीं है कि ज़मीन बंजर भूमि है, यानी अगर देखा जाए तो फर्टाइल लैंड है, इनफर्टाइल लैंड है, तो उस पर भी हमने क्या किया, बहुत सारा टैक्स लेना शुरू किया। यानी उसे अभियोजित किया जाए कि भाई निश्चित किया जाए कि हाँ ये टैक्स लेने योग्य है कि नहीं भूमि, और उस आधार पर टैक्स लिया जाए, ठीक है। और उसके बाद LAK है, ये के से मतलब यहाँ पे बात हो रही है, किसानों की बात हो रही है कि जो किसान है, आप जानते हो शुरू से अभी पंजाब में कुछ मामला आया था 8-9 महीना पहले, उसमें क्या किया गया था, किसानों की जो फसल थी उसको कम मूल्य पे बेचना, कम मूल्य पे क्या किया जा रहा था, बेचा जा रहा था। ये वर्तमान की घटना है, 8 मंथ बिफोर की बातें हैं ये, ठीक है। तो मूल्य जो किसानों का जो फसल है, फसल पे कम मूल्य पे क्या किया जा रहा था, विक्रय किया जा रहा था। यानी क्या, जो सरकार ने MSP का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उन्होंने निर्धारित किया था, और वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस से भी क्या हुआ, ये जो इनका फसल था वो बिक रहा था, तो इन्होंने क्या किया था, ये जो किसान लोग हैं, इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, बहुत सारा प्रोटेस्ट जगह जगह किया था, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, तो यहाँ पे यही बात हो रही है। तो यहाँ पे ये क्या बात हो रही है, प्रोटेस्ट किया जा रहा है, यानी किसानों को शुरू से परेशान किया जा रहा है। तो ये देखिए कब की बात है, तो 1931 में ही कराची अधिवेशन में क्या बात की गई थी कि भाई किसानों का जो कर्ज है, किसानों का कर्ज माफ़ हुआ, कर्ज माफ़। ये मोदी जी ने भी यही कहा था कि किसानों का जो कर्ज है वो माफ़ कर देंगे, हम आएंगे। 2014 में उन्होंने जब अगस्त में जब उन्होंने क्या किया था, ये आए थे 29 अगस्त के आसपास में,
तो उन्होंने कहा था कि हम किसानों का जो कर्ज जो है हम उसको माफ़ कर देंगे। और यही बात किया जाए तो कराची अधिवेशन में 1931 में ये क्या है ये प्रस्ताव किया गया था, लेकिन उस समय अंग्रेज थे तो अंग्रेजों से ये प्रस्ताव किया जा रहा था कि ये चीज़ें हो। और जैसे इरविन थे, उन्हीं से ये क्या किया जा रहा था कि किसानों का कर्ज माफ़ हो। लेकिन ये अभी के समय में देखा जाए तो अभी तक माफ़ नहीं हुआ है। किसान बेचारे क्या होते हैं, आत्महत्या करते हैं जिसके कारण ये सारी प्रॉब्लमें आती हैं। तो ये बात की गई थी आर्थिक अधिकार एवं संबंध में किसानों की बात की गई थी। तो यहाँ पे एक और बात रिवीजन करा देते हैं, क्या क्या है। तो यहाँ पे एक कराची अधिवेशन की बात हो रही है, कब, तो ये 1931 में दो बातें थी, फंडामेंटल राइट्स हमने जिक्र कर लिया है, और उसके बाद ये बोल सकते हो कि ये इकोनॉमिक राइट्स की बात कर रहा है, इकोनॉमिक राइट्स एंड रिलेशन, इसकी बात किया जा रहा है। और इसमें हमने देखा क्या क्या, हमने इसको LAK लाग बोल सकते हो, तो लाग से हमने देखा क्या, लगान निश्चित करना था भाई, क्योंकि लगान क्या होता है, लगान जो होता है एक तरीके से देखा जाए तो रेंट होता है, यानी जो जमीन होती है उस पर लगान लिया जाता है, कि निश्चित करना चाहिए। ए का मतलब अभियोजित जोत का मतलब ये होता है कि जो जमीन हमारी जोतने लायक है, जितनी फसल उस पर हम लोग उगा रहे हैं, अब बंजर भूमि है, इनफर्टाइल लैंड है, तो उस पर कैसे टैक्सेस हम उतना दे दें फर्टाइल लैंड के कंपेयर में। तो ये इसको क्या किया गया, अभियोजित करने की बात की गई, यानी एक निश्चित प्रणाली बनाने की बात की गई, ताकि ये क्या हो सके, निश्चित किया जा सके। और उसके बाद ये जो किसानों की बात है, किसानों की बात ये जो है 1931 से चलती आ रही है प्रॉब्लम, इसको लेके बातें की जा रही हैं। और ये कैसी बातें हैं किसानों को लेके कि भाई हम क्या करें, किसानों का कर्ज माफ़ होना चाहिए, कम मूल्य पे इनकी जो माफ़ होना चाहिए, ठीक है, इसमें ये बात होती है। लेकिन मैंने वर्तमान घटना 8 मंथ पहले बताया, 29 अगस्त 2014 में मोदी जी आते हैं और ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि किसानों का जो कर्ज है उसको माफ़ करेंगे। और ये क्या है, तो ये माफ़ करेंगे, लेकिन ऐसा अभी तक हो नहीं पाया है। और ये अभी 8 महीने पहले क्या हुआ, MSP निर्धारित किया गया था, सरकार की जो MSP है यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस से भी कम का क्या किसानों का जो फसल है वो बिक रहा था। तो इसलिए किसानों ने क्या किया, धरना प्रदर्शन किया था, जिसके कारण क्या हुआ, इनका निवारण नहीं हो पाया सही से। और उसके बाद मोदी जी आते हैं और इनके जो फसल उसका उचित प्राइस, यानी क्या उचित प्राइस कहने का मतलब है कि एक उचित प्राइस देने की बात करते हैं, जिससे ये जो प्रदर्शन है 8 मंथ पहले जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे उसको ख़त्म किया जाए। तो यहाँ पे ख़त्म किया गया। लेकिन आज भी मोदी जी बोलते हैं कि हम किसानों की आय, जो किसानों का कर्ज है 2022 तक, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है। और ये बार बार ये जब वो आप देखेंगे, इंडेक्स देखेंगे, तो उसमें उन्होंने बोला है कि 2022 तक हम किसानों का जो है कर्ज जो है वो माफ़ कर देंगे, लेकिन अभी तक हो नहीं पाया। और इसमें और भी चीज़ें देखते हैं फ्रेंड, और क्या क्या हो सकता है आर्थिक अधिकार एवं संबंध में। अब यहाँ पे आर्थिक अधिकार एवं संबंध में एक और बात की गई थी, क्या, जैसे इसमें भी एक कॉमन बात आती है, क्या कि जो महिलाएं हैं, महिलाओं को क्या करना है, एक सेफ्टी देना है, सेफ्टी प्रदान करना है।